संग्राम 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार की ओर से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। मोदी सरकार का तर्क है कि देश में भारी भरकम चुनावी खर्च से बचने के लिए देश में वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, जबकि विपक्षी दल सरकार के इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। एक देश एक चुनाव, इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। कमेटी की अध्यक्षता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। यह समिति एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सभी पहलुओं से विचार करेगी और फिर रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर सरकार आगे फैसला ले सकती है। मोदी सरकार के इस फैसले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत और समर्थन किया है। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की है। बीजेपी इस फैसले को देश हित में बताया है। बता दें कि एक देश एक चुनाव का मतलब होगा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव और राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है। 52 के अंदर भी और 57 के अंदर, 62 के अंदर, 67 के अंदर ऑलरेडी इवन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। लेकिन 67 के अंदर जब कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट अन्य दल जीत कर आए, उसके बाद में इन्होंने सारा कपड़ा घोटाला किया है। आज उस घोटाले से देश को निकालना तो है ना जी। आज इलेक्शन कमीशन कितना बड़ा खर्चा करता है छोटे लोकल बॉडी के चुनाव के लिए। सरकार का तर्क है कि एक देश एक चुनाव से देश को काफी फायदे होने वाले हैं, जिसमें चुनाव में पैसों और संसाधनों की बर्बादी से बचेंगे। बार बार चुनाव कराने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। विकास कार्यों को गति मिलेगा। काले धन पर लगाम लग सकेगी। सुरक्षा बलों पर दबाव कम होगा। सरकारी नीतियां बेहतर ढंग से लागू होंगी। एक्ट जो भी बनेगा वो पार्लियामेंट में पेश होगा और उस पर डिस्कशन होगा। अपोजिशन के, इनके सबके जो है उसमें जो भी हैं आइडियाज हैं, जो उनके सबमिशन है, सब लिए जाएंगे और उसके बाद ही तो एक्ट पास हो गए। वहीं विपक्ष मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि अभी इसका प्रारूप सामने नहीं आया है, ऐसे में ऐसा फैसला लेना सही नहीं है। विपक्ष का कहना है कि यह फैसला लोकतांत्रिक नहीं है। किस रूप में होगा, और जैसे एक समिति बनाई जा रही राष्ट्रपति जी के लिए, तो वो समिति अपनी रिपोर्ट क्या 1 साल के अंदर देगी, 6 महीने के अंदर देगी, 15 दिन के अंदर देगी, ये भी तो किसी को नहीं मालूम। तो जब तक उसका स्वरूप सामने न आ जाए, वर्तमान विधानसभाओं का क्या होगा, इनका कार्यकाल जिनका 3, 4, 4.5 साल, कर्नाटक का तो अभी लगभग 4.5 साल, 4.25 साल बाकी, इनका क्या होगा, तो इन सब चीजों में कयास लगाने से फायदा नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है, डर गई है। उसे पता है जो इंडिया का गठबंधन है वो राष्ट्र के मुद्दों पे है, देश के मुद्दों पे है, वो देश की जनता की बात कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की बात करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की बात कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
अगर पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई में कमेटी एक देश एक चुनाव के पक्ष में रिपोर्ट देती है तो सरकार के सामने कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिसमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 में बदलाव होगा, कई प्रावधानों में भी संशोधन करना होगा, कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत होगी, राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना होगा। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन सरकार की ओर से गठित कमेटी पर निर्भर है, उसके बाद ही सरकार फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्षी गठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया है। हालांकि इस कमेटी में गांधी परिवार को जगह नहीं मिली है। अलग अलग दलों के 13 नेताओं को कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में शरद पवार, स्टालिन, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन और राघव चड्ढा समेत 13 नेताओं को शामिल किया गया है। हालांकि अब तक गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला नहीं हुआ है। केसी वेणुगोपाल, संजय राउत, तेजस्वी यादव, जावेद खान, लल्लन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम भी इस कमेटी में शामिल है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है, सीट शेयरिंग को लेकर अभी गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की मुंबई में जारी 2 दिवसीय मीटिंग आज आखिरी पड़ाव पर है। बैठक में तय किया गया है कि INDIA की ओर से सभी कम्युनिकेशन और मीडिया रणनीति और कैंपेन की थीम अलग अलग भाषाओं में होगी। इसकी थीम जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया होगी। श्री केसी वेणुगोपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री शरद पवार जी, NCP, श्री TR बालू, DMK, श्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री संजय राउत, शिवसेना, श्री तेजस्वी यादव, RJD, श्री अभिषेक बैनर्जी, TMC, राघव चड्ढा, आप, जावेद अली खान, समाजवादी पार्टी, लल्लन सिंह, जनता दल यूनाइटेड, डी राजा, CPI, उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती, PDP, CPI-M का नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी जो कमेटी के जो नाम है आपके पास आ जाएंगे। सभी को एक ही, सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े, और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, और खास करके मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। विपक्षी दलों की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बन गई, लेकिन सीट शेयरिंग का पेच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस पर भी फैसला जल्द हो जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। अभी नहीं हुआ, कुछ भी जल्दी हो जाएगा। सीट शेयरिंग मांग की जल्द हो, सब जल्दी हो जाएगा। मऊ के घोसी उपचुनाव में कल सीएम योगी की भव्य जनसभा होने वाली है और घोसी के चीनी मिल ग्राउंड में कल सुबह 11 बजे सभा होगी। इसके साथ बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। वहीं आज उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आज पीएम के वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा जनता के चुनावी खर्च को बचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जाएगा। वहीं बागेश्वर उपचुनाव अंतिम दौर में पहुंच रहा है। उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। असल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे बागेश्वर उपचुनाव को लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है।
बीते विधानसभा चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा से कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीती थी। ये लोकसभा पहाड़ की इकलौती ऐसी लोकसभा थी जहां कांग्रेस के 14 में से 5 विधायक चुने गए थे। ऐसे में इसी लोकसभा क्षेत्र में हो रहे बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उपचुनाव कमल के नाम कर जीत के सिलसिले को यूं ही लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखा जाए। देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव चुनौती भी होता है, लेकिन सकारात्मक ये है कि राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और चंद्र राम जी का अपना जनाधार काफ़ी है और जन जन के प्रिय नेता रहे हैं वो। उनकी पत्नी को टिकट दिया है। विधानसभा की गणित को देखा जाए तो बागेश्वर उपचुनाव के नतीजों से न तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ना है, न ही विपक्ष को बहुत कुछ हासिल होना है। फिर उपचुनाव के नतीजों का अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस अगर बागेश्वर उपचुनाव को अपने नाम करती है तो लोकसभा चुनाव के लिए उसकी राह कुछ आसान तो होगी ही, साथ ही पार्टी वर्कर भी जोश से लबरेज हो सकेगा। बागेश्वर का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा का उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पूरी तरतबता के साथ और पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी। और जैसा मैंने कहा, देश बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। उत्तराखंड में 2014 के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी से मात खाती आई है। 2 लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी उसे बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में अब कांग्रेस किसी भी तरह जीत का स्वाद चखना चाहती है, लेकिन बीजेपी की मजबूत किलेबंदी कांग्रेस की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सैन्य कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी कुमाऊं के दौरे पर हैं। गणेश जोशी ने बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत का दावा किया। गणेश जोशी ने कहा, बागेश्वर में 6000 से अधिक पूर्व सैनिक बीजेपी के साथ हैं। मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों को सभी सुविधाएं दी हैं और धामी सरकार लगातार प्रदेश में जनहितों के काम कर रही है। लिहाजा उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत तय है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार सैनिकों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव है, और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, OROP लागू किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने जितने अभी हमारे गारंटी अवार्डीज है, इनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। मदरसों को लेकर यूपी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है। जिन मदरसों पर फंडिंग के प्रश्न चिन्ह लगे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता हो, चाहे बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, मदरसा शिक्षा हो, सभी का बोर्ड एक तरीके से पैटर्न कर दिया है। मदरसा शिक्षा में भी हम मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बेहतर एक माहौल शिक्षा का देकर उन्हें प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने का प्रयास है। जो मदरसे अस्तित्वहीन पाए गए हैं, जो जिनकी फंडिंग पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, सर्वे आ गई है, इसके अनुशासित कार्रवाई करेंगे। और इस बीच गगन व्यापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बाहरी फोर्स के ठहरने का वक्त बढ़ा दिया गया है। बढ़ सकती है सर्वे की समय सीमा। 4 अगस्त से चल रहा है सर्वे। एएसआई की 20 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि सर्वे की समय सीमा बढ़े। 4 अगस्त से ही सर्वे चल रहा है। बाहरी फोर्स के ठहरने का वक्त बढ़ा दिया गया है। एएसआई की 20 सदस्यीय टीम कर रही है सर्वे। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।